जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और प्रस्तावना में आप देखोगे कि मैंने काफी डिटेल में आपको हर चीजें क्या की हैं, कवर की हैं और उससे इर्द गिर्द मतलब इतने हाई लेवल पर जाके उसको क्या किया गया है, पूरा किया गया है कि आप कभी भी प्रस्तावना से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, बशर्ते कि आपने क्लास को एक नजर धैर्य के साथ देखा हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी और किसी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। विशाल हैं, कमलेश हैं, आनंद हैं, आरती हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए तो आज हम क्या करेंगे, जहां पे हमारी प्रस्तावना क्या हुई थी, छुट्टी थी, वहां से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो है हम लोग मूल जो है सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की तैयारी होना काफी मजबूत है और ये आप बार बार क्या करते हैं, इसका प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आप बार बार मैसेज भी करते हैं कि सर एनसीईआरटी कब होगी, एनसीईआरटी कब होगी। हमें आपकी आवश्यकताओं का भान है और हम आपके हितों का पूरा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। तो इसलिए ये प्रस्तावना का जो हमारा टॉपिक है, आज ये टॉपिक क्या हो जाएगा, लगभग पूरा हो जाएगा। तो ये टॉपिक एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, चूंकि बीच में छोड़ना अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए प्रस्तावना के पूरा होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एनसीईआरटी पर होगी। और वो एनसीईआरटी जो होगी, आपने एनसीईआरटी खूब पढ़ा होगा मुझे पता है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे उस एनसीईआरटी को पढ़ने का और पढ़ाने का अंदाज दोनों क्या होगा, अलग होगा। आपको यह नहीं लगेगा कि आप कक्षा 6 की 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ऐसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को क्लब करके पढ़ना है, यानी उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक कक्षा 6 में यहां पर है, 7 में यहां पर है, 9 में यहां पर है, 12 में यहां पर है। उस सब टॉपिक को क्लब करके पढ़ना है। और यकीन कीजिए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, बात समझ रहे हो, आपको संविधान या कोई भी विषय वो और बेहतर तरह से समझ में आएगा। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? सर सोनिका मैम की क्लास क्यों नहीं हुई? सोनिका मैम आज अवकाश पर हैं। सोनिका मैम का पीएचडी चल रहा है, तो उनके कुछ जो है सबमिशन की बातें थी, इसलिए वो आज संस्थान में नहीं आई हैं, इसलिए उनका क्लास नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास उनकी कंटिन्यू होगी। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसी तरीके से आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ रहे हैं? आइए अब यहां से हम आगे की तरफ चलें, अगर आपका इजाजत हो तो बैच पे आए, देखें कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। क्लियर? मैं जो लिखता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आती है। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख के ले आता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम के जो हमारे साथी हैं, देखो दोनों तरफ क्या है, इंग्लिश हिंदी। यहां पर आप देखोगे तो इंग्लिश वाली जो चीजें हैं, ये इंग्लिश की चीजें मैं लिख लेता हूं। क्यों लिख लेता हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि मान लो मैं रिपब्लिक को एक बार परिभाषित कर रहा हूं, तो रिपब्लिक शब्द को मैं परिभाषित करूंगा, एक बार उसको लिखूं और फिर एक बार हिंदी में लिखूं, तो इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। और वैसे भी हमारी क्लास में आपको लगता होगा, महसूस होता होगा कि टाइम इसमें क्या होता है, कम मिलता है। बात समझ रहे हैं? तबस्सुम ये बैच जो है कि आप ध्यान दीजिएगा, ज्यों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम वो टॉपिक रख लेंगे आपका एनसीईआरटी। क्लियर? एनसीईआरटी इसके बाद रखेंगे, एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? और एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद पुनः मैं आपका जो है इस विषय पर आऊंगा, और जब दोबारा इसको शुरू करूंगा तो एक बार और प्रियम्बल पढ़ाऊंगा। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैंने सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया था कि संविधान और करंट अफेयर्स, इन दोनों क्लासेस से आपको प्रीलिम्स में कम से कम 60 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस 60 क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमारी है। 40 क्वेश्चन आपको अपने बल पर तैयार करना है अन्य विषय से, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। बस मेरे ऊपर आप विश्वास बना के जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वैसे करते चलिए, देखिए आपको मजा आ जाएगा। ओके, चलिए। तो अब जब हम लोगों ने देख लिया लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक के बाद एक शब्द आता है प्रियम्बल में। यहां पर मैं आपको प्रियम्बल दिखाऊं, तो प्रियम्बल में जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य का नेचर क्या है,
तो राज्य के नेचर की अगर हम बात करें तो आखिरी बात जो है ये क्या है, आपकी रिपब्लिक है। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। तो इस शब्द को अगर हमको समझना है तो इस शब्द को हम कैसे समझेंगे, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। यानी कि गणराज्य शब्द यहां पर आपका है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो कितने लोग इसका जवाब देंगे? बात समझ रहे हो? आप ये बताइए, आप जो है कैसे जो है कि ये बताओगे कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो इसको अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे और एक लाइन में इसका आपको क्या करना हो, जवाब देना हो, तो इसका जवाब यह होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह निर्वाचित होगा। तो गणराज्य शब्द का आशय, गणराज्य शब्द का या गणराज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है, ऐसे राज्य से है जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है। अर्थात राज्य प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। अब यहां पर मैं पूछूं, जैसे इसका उदाहरण आप कमेंट में मुझे बताइए। मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक वह स्टेट को कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट का हेड ऑफ स्टेट वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड होने का मतलब नॉट हेड ऑफ स्टेट, नॉट बाय बर्थ, बट ही इज इलेक्टेड, वह क्या होगा, निर्वाचित होगा। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि आप इसका उदाहरण हमको बताइए, आपको कहां पर दिखता है। तो भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, बताओ, भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो भारत का जो राज्य प्रमुख है, जो राष्ट्र प्रमुख है, तो भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो आंसर होगा सर, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? जब आप राष्ट्रपति को देखोगे तो इसके निर्वाचन की प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 54 में और अनुच्छेद 55 में, ये क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया, 52 में अनुच्छेद जो है 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कि जो प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। एंड उसके बाद 54 जब पढ़ोगे, 54 आर्टिकल पढ़ोगे, तो उसमें किस बात की चर्चा हुई? उसमें इस बात की चर्चा हुई कि राष्ट्रपति हैज बीन इलेक्टेड बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी उसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। और 55 में कहा गया प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो अगर आप देखोगे कि भारत का राज्य प्रमुख क्या है, राष्ट्रपति है, और ये राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित है। इसी तरीके से आप यूएसए में चले जाइए। क्या चले जाइए? यूएसए में चले जाइए। तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे इस समय यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए का प्रेसिडेंट इस समय कौन है? उत्तर होगा सर यूएसए का प्रेसिडेंट तो इस समय एक ट्रंप है। तो ट्रंप क्या होता है, वहां पर भी इलेक्टेड होता है। बात समझ रहे हो? तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ले लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले लीजिए, ये सब क्या है, गणतंत्र है। आप कहोगे कि सर क्या कोई ऐसा देश भी है जहां पर स्टेट ऑफ हेड इलेक्टेड नहीं होता है, बाई बर्थ होता है? हाँ भाई साहब है। और आज सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको यह बताया भी था। बात समझ रहे हो? क्या बताया था? तो अगर आप जो है बाई बर्थ देखोगे तो यूके में जाओगे तो यूके का जो किंग होता है, जो इस समय यूके में कौन है, किंग चार्ल्स है। कौन है? किंग चार्ल्स। और ये किंग चार्ल्स क्या होता है,
वहां पर हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? बाई बर्थ होता है। क्या होता है? बाई बर्थ होता है। अर्थात जो राजशाही परिवार में क्या हो जाएगा, राजशाही परिवार में चुन लिया जाएगा वही होगा। यह सुबह आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ाया था, याद है? आप में से कितने लोग करंट अफेयर्स वाली क्लास में लाइव थे और कितने लोग नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, कोशिश ये कीजिए, अगर आप परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो कोशिश ये कीजिए कि करंट अफेयर्स की क्लास आपसे न छूटे। उस एक क्लास के लिए मुझको डेली रात को जो है कम से कम 4 से 5 घंटे तैयारी करनी पड़ती है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। और उसमें जो आपको कंटेंट मिलता है वो कंटेंट 24 कैरेट गोल्ड है। इसलिए करंट वाली क्लास को जरूर कीजिए। वह एक क्लास सभी क्लासेज पर क्या है? भारी है। अब उसमें आज हम एपिस्टीन फाइल की क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। और एपिस्टीन फाइल की चर्चा करते समय मैंने यहां पर इस पूरे प्रकरण की चर्चा कर दी। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स में होते तो यह पूरी बात आपको वहीं पर समझ में आ जाती। बात समझ रहे हो? व्हाट आर द टाइमिंग ऑफ करंट अफेयर्स क्लासेज? मॉर्निंग एट 8 AM, मॉर्निंग एट 8 AM, RWA सिविल सर्विसेज YT चैनल। ओके, तो यह चीज आपको समझ में आ गया कि भारत गणराज्य क्यों है? तो भारत भाई साहब गणराज्य इसीलिए है क्योंकि यहां पर हमारा हेड ऑफ स्टेट क्या है? इलेक्टेड है। ओके, तो अब यहां पर आप देखोगे कि इसका अर्थ क्या निकल के आता है। इसका निकल के अर्थ यह आता है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात अगर मैं इसका क्या करूं, आपके सामने इसके उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में यह निकलता है कि राजनैतिक संप्रभुता, ध्यान दीजिएगा, जो राजनैतिक संप्रभुता होगी वह राजनैतिक संप्रभुता किसमें निहित होगी? राजनैतिक संप्रभुता लोगों द्वारा चुने गए या लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि में होती है। किसमें होगा? लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि में होगा, जिसका लोग क्या करें। तो आप देखना, जो आपका क्या होगा? रिपब्लिक होगा। बिल्कुल उस क्लास से आपका काम चल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उस क्लास से आपको क्या होगा? उस क्लास से आपका काम चल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स की क्लास वो रामबाण की क्लास है, और जब आप 1 महीना कर लोगे उस क्लास को रेगुलर तो आपको उस क्लास की आदत पड़ जाएगी। वो क्लास के तुम एडिक्टेड हो जाओगे। तो यहां पर यह बात समझ में आ रही है। वंस जो है एवरी 5 ईयर हेड ऑफ स्टेट is indirectly elected by those who are chosen by peoples। बात समझ रहे हैं? और इसके चलते क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भारत में क्या होता है? भारत में राष्ट्रपति पद का निर्वाचन, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन प्रत्येक, ना समझ रहे हो, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, इनडायरेक्टली। यह बात आपको समझ में आ रही है? यह बात आपको समझ में आ रही है? तो यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हां, एक खुशखबरी और है। अंकित सर ने आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा की है प्रतिज्ञा 2.0 के छात्रों के लिए। जो आप लोग हमसे बार बार कल भी कमेंट में कह रहे थे हम जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अंकित सर इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने हमें जवाब देने लायक बना दिया। आप लोग बार बार कल कमेंट में डिमांड कर रहे थे कि सर हाई कोर्ट RO का अपील बैच हम लोगों को निःशुल्क दिलवा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज अंकित सर ने YT पर यह घोषित कर दिया है कि प्रतिज्ञा 2.0 के जो भी छात्र हैं जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया है और जो EMI वाले नहीं हैं, उनको अपील बैच निःशुल्क मिलेगा। अर्थात अब आपकी तैयारी RO अगर हाई कोर्ट RO के लिए आप हैं तो आपको उसके लिए भी अलग से बैच नहीं लेना है। आप उस बैच में क्या हो जाएंगे? स्वतः रजिस्टर्ड हो जाएंगे। क्लियर? तो यह चीज आपको क्या करनी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यह पूरी बात आपको समझ में आ गई? रिपब्लिक वाली जो मैं बात समझा रहा था, बताइए
अगर आपको रिपब्लिक वाली पूरी बात समझ में आ गई तो यहां पर बताइए कि भारत के गणराज्य होने का सबसे सटीक अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत के गणराज्य होने का सबसे सटीक अर्थ क्या है? ग्रेजुएशन और प्लस ट्रिपल सी। आरओ जो हाई कोर्ट का है उसकी योग्यता है आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहां पर आपका राष्ट्र जो है कि आंसर होगा सही कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है यह आपका क्या होता है, जो है निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। अब आप देखोगे उठा के तो इसमें कई प्रकार के क्या हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने बना रहा हूं ताकि आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाइए। यहां पर प्रश्न आ गया, भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, यह कथन हो गया। कारण आपके सामने मैं दे रहा हूं, बात समझ रहे हैं, कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। अब यहां पर ऑप्शन ए कथन कारण दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं, बात समझ रहे हो, और व्याख्या भी है, बी कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है, कारण गलत है। बताइए क्या होगा यहां पर? हां, यहां पे जो लोग ए दे रहे हैं उनका ऑप्शन गलत हो रहा है, यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। कथन सही है, कारण गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है यह प्रत्यक्ष नहीं निर्वाचित होता है, यह क्या होता है, यह आपका इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। यह क्या होता है, यह आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख रहा है, लेकिन होता क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इलेक्टेड जो है बाई इनडायरेक्टेड प्रोसेस। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? हां, यही बात बिल्कुल क्या है, सही बताया आप लोगों ने। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। तो अब हमने यहां पर गणतंत्र समझ लिया। अब गणतंत्र जब आप समझ लोगे तो आपके संविधान में क्या हुई, न्याय की बात की गई। किसकी बात की गई? न्याय की बात। अब न्याय किसके लिए होगा, ध्यान दीजिएगा, न्याय की बात की गई कि देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के साथ हम क्या करेंगे, न्याय करेंगे, जस्टिस। तो जस्टिस की बात होगी तो इट कंप्रोमाइज, बात समझ रहे हो, कंप्राइज 3 एलिमेंट विच इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आपके प्रस्तावना में जब न्याय की बात होगी तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? आंसर आप करोगे कि सर 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है। आप पूछोगे सर कौन कौन सा न्याय है? तो न्याय है आपका सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। दूसरा क्या है आपका? आर्थिक न्याय। क्या है? आर्थिक न्याय। और तीसरा आपका क्या है? राजनीतिक न्याय। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस, 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस जो आपका क्या है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
बात समझ रहे हो? अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर मैं पूछूं कि भाई साहब मुझे यह बताओ कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, बात समझ रहे हो? तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय की बात होगी तो इसमें यह होगा कि सामाजिक न्याय का आशय, सामाजिक न्याय का अर्थ, बात समझ रहे हो, समाज के या सभी नागरिकों के साथ, सभी नागरिकों के साथ साथ बिना बिना सामाजिक भेदभाव के व्यवहार से है, व्यवहार से है, अर्थात नागरिकों के साथ, अर्थात नागरिकों के साथ, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के साथ, अर्थात नागरिकों के साथ, इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, नागरिकों के साथ जाति, बात समझ रहे हो, जाति, रंग यानी नस्ल, बात समझ रहे हो, रंग, बात समझ रहे हो, धर्म या लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, समझ रहे हो? तो सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, तो सामाजिक न्याय में यह कहा गया कि भारत का जो राज्य होगा, अर्थात जो शासन व्यवस्था होगी, वो सामाजिक स्तर पर नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे रंग के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो या नस्ल के आधार पर हो, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और यही चीज आपको कहां पर दिखती है मेरे दोस्त, तो यही चीज जब आप अनुच्छेद 14 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 15 को पढ़ते हैं, 16 को पढ़ते हैं, 17 को पढ़ते हैं, तो आपको ये चीजें वहां पर परिलक्षित होती हैं, आपको ये चीजें वहां पर क्या होती हैं, परिलक्षित होती हैं। अनुच्छेद किसकी बात, 14 किसकी बात करता है, इक्विलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। 15 और 16 क्या करता है, 16 अवसर की समता की बात करता है, और 17 क्या करता है, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पिक्चर, पुराने जमाने की पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर हुआ करती थी, मर्द पिक्चर हुआ करती थी अमिताभ बच्चन की। अब अमिताभ बच्चन की मर्द मूवी को आप देखोगे तो उस मर्द मूवी में क्या होता है, एक जो है कि उसको क्या बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में लिखा गया है कि इंडियन एंड इंडियन डॉग आर नॉट अलाउड। जब मर्द मूवी देखोगे तो उस मर्द मूवी में लिखा गया है इंडियन एंड इंडियन डॉग आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। ये आपने उस मूवी को जिसने देखा होगा उसको याद होगा, बात समझ रहे हो, जिसने उस मूवी को देखा होगा उनको क्या होगा, ये याद होगा कि इंडियन एंड इंडियन डॉग आर नॉट अलाउड। मतलब क्या होता था, अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों के साथ उनके रंग के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। ऐसे रेस्टोरेंट होते थे कि जिसमें भारतीयों का प्रवेश क्या था, वर्जित था। तो भारत जब आजाद हुआ तो उसने कहा कि भैया दिस इज नॉट फेयर, ये सब नहीं होगा,
इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल पीपुल, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री दोज रूल बाय लॉ। और इसलिए इसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया, सामाजिक न्याय की बात की गई। तो आप सामाजिक न्याय को समझ रहे होंगे। सामाजिक न्याय के बाद जब आप चलोगे तो यहां पर अगली बात जो थी वो क्या थी, आर्थिक न्याय की बात थी। किसकी बात थी दोस्त, तो आपका उत्तर होगा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है बताइए, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, इस चीज को आपको बताइए। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सभी को एक समान आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। बात समझ रहे हो, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पेमेंट, हां बिल्कुल निशा आपकी बात सही है कि उनके साथ भी, महात्मा गांधी के साथ भी यह बात हुई थी। बात समझ रहे हो, तो इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, सबके साथ क्या होगा। फिर इसके बाद क्या कहा गया, संसाधनों का समानता पूर्वक क्या होगा, समानता पूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, यह आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि भारत में जो आर्थिक न्याय की बात की गई, वास्तव में यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है, वितरणात्मक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है, वितरणात्मक न्याय, जिसको आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यानी सबको क्या होगा, समान अवसर दिया जाएगा, संसाधनों का समानता पूर्वक क्या होगा, वितरण होगा, और वितरणात्मक न्याय होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका दर्शन होता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको इसका दर्शन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक जस्टिस को। तो इकोनॉमिक जस्टिस आपको देखना है तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसको पढ़िए। तो ए में कहा गया कि सबके पास पर्याप्त संसाधन होगा, बी में कहा गया कि भौतिक संसाधनों का समानता पूर्वक वितरण होगा, सी में कहा गया कि संपत्तियों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होगा, और डी में कहा गया इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वे। और इसके साथ आप पढ़ोगे अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये आपका कहां पर है, तो 39 की बात अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्थिक न्याय आपको समझ में आ गया, 39 ABCD में ये पहले से क्या है, शामिल है। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट, लिखो कमेंट में हां सर समझ गए हैं। बात समझ रहे हो, क्योंकि वो कहां है, क्या बात कही जाती है कि जिंदा नजर हो तो जिंदा, अगर वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर। तो अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं तो लाइव कमेंट में आप बताइए कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और जो मैं लिख रहा हूं इसको पढ़ने में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर अगली बात जो होती है वो किसकी बात है, पॉलिटिकल जस्टिस की। किसकी बात है भाई, राजनीतिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पर यह कहा गया कि बिना किसी भेदभाव के, बगैर भेदभाव के, बगैर भेदभाव के सबको राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। सबको राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप में से सभी लोग वोटर होंगे। क्या आपको वोटिंग राइट देने में किसी प्रकार का भेद हुआ? आपको वोटिंग राइट देने में किसी प्रकार का भेदभाव हुआ? नहीं। अनुच्छेद 325 को जब आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 324 को जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर क्या कहा गया? वहां पर कहा गया वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपके भारत में है। कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष की आयु को पूरी कर लेता है तो वह वोट देने के लायक बन जाता है और मतदाता सूची में उसका नाम हो जाता है। तो यह क्या है? यह आपका राजनीतिक है। अभी आप गांवों में होंगे, आपके गांव में प्रधानी का चुनाव इस समय चल रहा होगा। तो अगर आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो आप प्रधानी के चुनाव लड़ने के योग्य हो गए। तो दिस इज पॉलिटिकल राइट। और यह पॉलिटिकल राइट हमें कौन देता है? तो आंसर होगा हमारा प्रियम्बल देता है। अब इसके बाद जब ये चीजें निकल के आ जाती हैं तो फिर आपकी किसकी बात आती है? स्वतंत्रता की बात आती है। अब बताओ, स्वतंत्रता की बात अगर आए, लिबर्टी, तो संविधान में यहां पर कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई? जल्दी से बताओ। बेसिक जो आपका प्रियम्बल है इसमें कितने प्रकार की हैं लिबर्टी? तो लिबर्टी एक बार देखो भाई, क्या कितनी लिबर्टी मिली है आपको। एक बार अपनी लिबर्टी याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। पहली लिबर्टी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो टोटल कितनी लिबर्टी हो गई? 5। कितनी लिबर्टी? 5। ये 5 प्रकार की आपको क्या किया गया है? 5 प्रकार की लिबर्टी, स्वतंत्रता आपको आपके संविधान ने दिया है, प्रस्तावना ने दिया है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें जो है स्वतंत्रता कितने हैं, तो यहां पर मैं आपको लिख दूं कि स्वतंत्रता आपको मिली है कितनी संविधान में। नोट करिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बात समझ रहे हो? अरे वाह, क्या बात है। अब यहां पर आपको क्लियर हो रहा है, यह बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो आप कहोगे कि सर किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता एक आवश्यक दशा होती है। लिबर्टी इज अ इसेंशियल कंडीशन फॉर एनी वन होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो आप अपने व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएंगे। पता चला आप खूब अच्छा गाना गाते हैं, आप गायक बनने वाले हैं, सिंगर बनेंगे, और तब तक राज्य ने आपको रोक दिया, कहा कि नहीं, गाना नहीं गाओगे, तुमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो मैं खूब अच्छा गायक हूं, मुझे पता है कि मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा गाना गा के, लेकिन मेरे राज्य ने मुझे रोक दिया कि मैं गाना गा नहीं सकता हूं। तो मेरी जो गायन की क्षमता थी, जो सिंगिंग की पोटेंशियल थी, वो क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। जैसे आप मुगल काल में पढ़ेंगे तो मुगल काल के दौर में जब औरंगजेब का शासन आता है तो औरंगजेब ने अपनी शासन व्यवस्था में संगीत को प्रतिबंधित कर दिया, जबकि वो खुद बहुत अच्छा वीणा बजाता था। लेकिन फिर भी जो है औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जो है संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सोचिए कि औरंगजेब की राज्य में जो उसके रियासत में रहने वाले लोग थे, जो गायन क्षेत्र में कुशल थे, उनका क्या हो जाएगा? उनकी कहानी तमाम हो जाएगी। तो इसलिए स्वतंत्रता क्या है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता जो है यहां पर क्यों आवश्यक है?
तो ध्यान दीजिएगा कि लोगों के व्यक्तिगत विकास और उनकी क्षमताओं के संपूर्ण प्रयोग के लिए, क्षमताओं के संपूर्ण उपयोग के लिए स्वतंत्रता पहली शर्त है। और इसीलिए आपको किस चीज की स्वतंत्रता मिलती है? तो आपको स्वतंत्रता मिलती है, ध्यान दीजिएगा, आपको स्वतंत्रता मिली किसकी? विचार की स्वतंत्रता। किसकी? विचार की स्वतंत्रता। अब विचार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विचार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप क्या हो सकते हैं? आप मुक्त होकर विचार कर सकते हैं, किसी भी बारे में सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि टीचर आया है, बकैती बहुत कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। आपके विचार करने पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो है, कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? मुक्त होकर सोच सकता है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्या हो सकता है? मुक्त होकर, मुक्त होकर क्या कर सकता है? मुक्त होकर विचार कर सकता है, या मैं कहूं कि सोच सकता है। लोगों की सोच पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है? अब जब आपने सोच लिया कि ये जो है क्या कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हो? जब आपने ये सोच लिया कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मान लो हम जो है इसको थोड़ा सा हम पेज लेंगे ताकि आपको समझा पाऊं अच्छे से। जैसे मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक? इसने क्या किया? सोच लिया कि भाई हमको सोचने की क्या हुई? स्वतंत्रता मिली। मतलब इसने विचार कर लिया, विचार या थिंक या सोच लिया। यह अधिकार हमने क्या किया? इसको दे दिया। तो जब आप इसको यह अधिकार दे देंगे, सोचने का अधिकार, तो सोचने के अधिकार के बाद यह किसकी अधिकार की मांग करेगा? अभिव्यक्ति की। किसकी? अभिव्यक्ति की, अर्थात एक्सप्रेशन की मांग करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपने ये सोच लिया कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम बुरा पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको अभिव्यक्त करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे। नहीं करोगे तो अंदर अंदर घुटने लगोगे, अरे यार इनको बोलना तो था लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो और आप कह नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर क्या होगा? घुट घुट कर मरने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? घुट घुट कर क्या होंगे? मरने लगेंगे लोग। तो विचार की अगर स्वतंत्रता मिली तो फिर हमको उसको एक्सप्रेस करने की भी क्या होगी? स्वतंत्रता चाहिए। अब जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, आपने किसी को क्या किया? अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बता दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा? फिर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बता दिया, तो फिर आप दूसरे से किस चीज की अपेक्षा रखोगे? आप दूसरे से किस चीज की अपेक्षा रखोगे? बताओ। दूसरे से इस बात की अपेक्षा रखोगे कि भाई हम उस पर विश्वास करें। बिलीफ। किसकी बात करोगे? बिलीफ की बात करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? तो पहले हमने क्या किया? विचार किया, विचार को अभिव्यक्त किया, लोग उससे सहमत हुए, तो मेरा उस पर विश्वास हो गया।
जब मेरा विश्वास क्या हो जाएगा, बिलीफ मजबूत हो जाएगा, तो फिर ये किस में बदल जाएगा, विचार विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, ये आपके धर्म में बदल जाएगा। अर्थात आप इसमें फेथ करने लगेंगे, फेथ हो जाएगा। और जब आप फेथ यानी धर्म की बात जब आएगी तो आप कहोगे कि भाई साहब हमें क्या करनी है, उपासना करनी है, इसके अनुसार हमें क्या करना है, आचरण करना है। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये सब आपको कौन देता है, प्रस्तावना इस लिबर्टी की आपसे क्या करती है, बात करती है। ये क्रम में आपको याद होना चाहिए, ये क्रम में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके सवाल क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई भैया कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो स्वतंत्रता आपने देख लिया कि हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। जल्दी से कमेंट में लिख दो, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। यह चीज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका क्रम पूछ लेता है, क्योंकि इसका आपको क्या करता है, क्रम पूछ लेता है। क्लियर हो गया, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, इसको रट लो, इसको रट जाना है। बात समझ रहे हो, केवल नोट नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, रट जाना है। जब आप यहां पर आपकी बात आ जाती है तो फिर आपके प्रियम्बल में किसकी बारी आती है दोस्त, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब आप इस चीज को देखते हैं तो हमने स्वतंत्रता क्या किया, पढ़ लिया। अब यहां पर किसकी बात आती है, इक्वलिटी की बात आती है। किसकी, तो आपका जो है प्रियम्बल किसकी बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की। किसकी बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। आपको क्या होगी, समता होगी। यही चीज आपसे यहां पर की जाती है कि भैया समता, समता, इसको आप समानता भी लिख सकते हो। बात समझ रहे हो, समता की बात हो रही है। हां, सब बता दिया है। तो समता का मतलब क्या होता है, समता का आशय, समता का अर्थ, अर्थ ध्यान दीजिएगा, समाज के किसी भी समूह में विशेषाधिकारों की, किसी भी समूह में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति से है, अनुपस्थिति से है। इक्वलिटी मीन्स absence of special privilege to any section of the society, implies civic, सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की समता की हम बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप देखोगे कि परिवार में आप देखेंगे, हम अपने परिवार में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई क्या है, पेशेंट है, मरीज है। क्लियर, परिवार में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। तो जो पेशेंट हो जाता है, इसकी जो डाइट होती है, मां समझ रहे हो, उस डाइट पर इनके लिए क्या लाया जाता है, फल लाया जाता है, इनके लिए अलग से दूध लाया जाता है, ये सब चीजें दी जाती हैं। और वो किसको मिलेंगी, वो इन्हीं को मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। तो आप कहेंगे कि इनको क्या है, विशेषाधिकार है। तो ये विशेषाधिकार जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन यहीं पर मैं दूसरा विशेषाधिकार बताऊं कि आपके गांव में, सपोज करिए कि आपके गांव में प्रधानी का क्या हो रहा है, प्रधानी का चुनाव, इलेक्शन ऑफ सरपंच, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो आप पढ़ते हो, और इसमें यह कहा जाए कि ये जो गांव के 5 फैमिली है, परिवार हैं, इसी परिवार से लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकी कोई नहीं चुनाव लड़ेगा। अगर यह कह दिया जाए कि ये जो 5 परिवार हैं,
इसी परिवार से उम्मीदवार होंगे, बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका क्या है, स्पेशल प्रिविलेज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समाज में समानता नहीं है, उस समाज में समता नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर जो बात की गई वो किसकी बात की गई, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिविक और पॉलिटिकल की बात की गई, इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ रहे हो? चलिए, तो ये चीज यहां पर आपको क्या करनी है, इस चीज को आपको समझ लेनी है। और ये जो समता होगी ये कितने प्रकार की होगी, तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक, सिविक यानी सामाजिक। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप देखोगे तो ये क्या होगी, सामाजिक होने के बाद फिर आपका क्या होगा, राजनीतिक। ये समानता की बात मैं कर रहा हूं। तो ये आपका जो होगा ये सभी प्रकार का होगा। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो बातें यहां पर हमने समता की, अब समता वहां पर आप समझ लिए हो। प्रस्तावना में समता किसकी है, प्रतिष्ठा और प्लस अवसर। तो प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख हुआ है। ये क्लियर हुआ बात? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। मैंने आपको यह बताया कि समता के भी दो रूप होते हैं। समता के भी क्या होते हैं, यहां पर मैंने बताया कि समता भी जो होती है आपके दो प्रकार की होती है, मतलब सामाजिक रूप से भी समता हो और राजनीतिक रूप से भी समता हो। इसकी बात हो रही है। जो आपका प्रियम्बल का वर्ड है, प्रियम्बल यह कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। क्लियर? यह बात आप समझ पा रहे हैं? हां, किसी भी प्रकार की इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहां से आगे की तरफ बढ़ें। आगे की तरफ बढ़ोगे तो अगली चीज जो आती है वो क्या है, फर्टेनिटी है। क्या है, फर्टेनिटी है। इट इंप्लाई फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन द सिटीजन। इट प्रमोटेड बाय सिंगल सिटीजन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्टेनिटी एश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो क्या कहा गया, अब यहां पर क्या है, बंधुत्व की बात की गई। क्या है, बंधुत्व। बात समझ रहे हो? तो बंधुत्व का मतलब क्या हो, लोगों के मन में, लोगों के मतलब जो है क्या हो, एक दूसरे के प्रति बंधुता के भाव को नागरिकों के मन में, नागरिकों के मन में एक दूसरे के प्रति बंधुता का भाव क्या करना, बंधुता जिसे आप क्या कह सकते हो, भाईचारा, भाईचारा का भाव उत्पन्न करना। बात समझ रहे हो? जो क्या हो, इस चीज को आपको ध्यान देना है, जिससे क्या हो, जिससे करना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता क्या करे, एकता और अखंडता सुनिश्चित करे। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के बंधुत्व की बात की गई।
इस प्रकार के क्या हुआ, बंधुत्व की बात की गई। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या मैंने बताया कि नागरिकों के मन में हम एक ऐसा भाव पैदा करें कि जो इंसान को इंसान से क्या करे, जोड़े, इंसान को इंसान से जोड़े। चलिए भाई, आपके आदेश का पालन होगा। रोहित कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं कि अक्षर सही से बनाओ, बिल्कुल आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। ओके, चलिए। तो अब यहां पर हमने क्या कहा कि नागरिकों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या हो, ऐसा भाव उत्पन्न हो कि लोग एक दूसरे को भाई भाई समझें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आप समझ रहे हैं। ऐसी बंधुता हमको क्या करनी है, ऐसी बंधुता या भाईचारा हमें उत्पन्न करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसी बंधुता या भाईचारा हमें उत्पन्न करना है। और ये जो है क्या होगा, ये भाईचारा किसको प्रमोट करे, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो, सुनिश्चित हो। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो, सुनिश्चित हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा भारतीय संविधान में कहां पर इसके संवैधानिक उपबंध हैं जिससे ये चीजें क्या होती हैं, प्रमोट होती हैं। ये कौन सी ऐसी चीज है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के वो कौन से ऐसे तत्व हैं, बात समझ रहे हो, ऐसे वो कौन से तत्व हैं जिन तत्वों से क्या होता है, जिन तत्वों से यह सिद्ध होता हो कि हमारी एकता और अखंडता बढ़े। बताओ, कोई बताएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान किसकी बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। किसकी, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता जिसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इस बात को आपको समझ में आ रही है। तो एकल नागरिकता की हम बात कर रहे हैं। अब एकल नागरिकता होगा तो नागरिकता का मतलब क्या हो गया, इससे राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित होगी। अब इस चीज को समझो कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर मैं दो देश आपको दिखाता हूं। एक देश जो है, यह मान लीजिएगा मैप थोड़ा सा जो है अगर गड़बड़ भी बने तो इसको आप स्वीकार कर लीजिएगा। यह आपका क्या है, यह आप मान लीजिए कि अमेरिका है। क्या है, यह आपके अमेरिका है। अमेरिका के ये क्या है, अमेरिका के अलग अलग जो है, जो मैं आपको ब्लॉक में घेर रहा हूं, ये अलग अलग ब्लॉक जो है वो वहां के क्या हैं, अलग अलग जो है आप देखोगे तो ये क्या है, वहां के राज्य हैं। क्लियर। और एक आप यहां पर देखोगे तो हमारा ये क्या है, प्यारा भारत देश हमारा, दिस इज इंडिया, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया। क्लियर। इस दो मैप से ये समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखोगे कि जो ये भारत है, इस भारत में आप यहां से यहां की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये आपका क्या होता है, गुजरात। इसके नीचे आओगे तो ऐसे क्या होंगे, इसमें भी कई राज्य होंगे, इसमें भी आपके क्या होंगे, कई राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे, कई राज्य हुए। तो यहां पर एक आपका क्या हो गया, एक आपका संघ हो गया जिसको हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर। ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, ऊपर अगर आप देखोगे तो इन सबके बीच में एक अमेरिका का संघ आएगा जिसको हम सेंटर लिख रहे हैं। क्या है, सेंटर। और इसके बाद ये जो छोटे छोटे ब्लॉक आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे ब्लॉक क्या हैं, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक जो हैं ये क्या है, स्टेट है। ये क्या है, आपके स्टेट हैं। जैसे ये क्या है, स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ये आपका अलग स्टेट है, ये आपका अलग स्टेट है। तो अलग अलग क्या है, स्टेट है। तो एक हमारा क्या है, देश है, और वो देश क्या है, कई राज्यों में बटा हुआ है, प्रांतों में बटा हुआ है। अब भारत में देखोगे कि भारत में सेंटर और स्टेट दोनों की नागरिकता जो है ये क्या है, एक है। दोनों की नागरिकता एक है। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए की नागरिकता अलग है।
यानी वहां की केंद्र की नागरिकता अलग है और वहां के राज्यों की नागरिकता क्या है, अलग है। यानी वहां क्या हो गया, दो नागरिकता हो गई। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि यहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। क्या है, यहां पर आपकी दोहरी नागरिकता है और यहां पर क्या है, आपकी नागरिकता एक है। यानी कि यहां पर भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता है। अब बात समझ में आ रही है, अब बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यह बताओ, इसमें से नागरिकता अखंडता कहां पर आएगी, अभी चलिए क्लास बताओ। अब यहां पर मैं पूछूं कि अखंडता या एकता का भाव कहां पर आएगा, तो यहां पर जो नागरिक होंगे इनके अंदर क्या भाव आएगा, इनके अंदर भाव यह आएगा कि भैया हम अपने राज्य के बारे में सोचें कि अमेरिका के बारे में सोचें। यहां पर क्या है, एक है। तो आप देखोगे कि इस फीचर से क्या होता है, इस फीचर से आपकी यूनिटी यानी एकता, एकता का जो भाव है, यह भाव क्या होता है, प्रमोट होता है, मजबूत होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो यही चीज आपको यहां पर बताई गई कि हम बंधुता, बात समझ रहे हो, हम बंधुता की जिसकी बात कर रहे हैं, फर्टिनिटी की जो बात कर रहे हैं, यह फर्टिनिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल उसको क्या करे, प्रमोट करे। तो एकल नागरिकता जो है यह आपकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। और दूसरी चीज देखेंगे कि भारतीय संविधान के जब भाग 5A को पढ़ोगे, भारतीय संविधान का भाग 5A, तो इसमें आपको क्या दिखता है, इसमें आपको मौलिक कर्तव्य दिखता है। तो मौलिक कर्तव्य भी क्या करता है, मौलिक कर्तव्य भी इसे सुनिश्चित करता है। खुशबू लिख रही है कि आज पता चला सर ये दोनों वर्ड का मतलब। जी हां, ये बात आपको समझ में आ गई, जो है सिंगल सिटीजनशिप क्या है और ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है। तो ये चीज आपको क्या हुआ, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, मां समझ रहे हो। अब यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया प्रस्तावना में, अब हमने प्रस्तावना में क्या पढ़ लिया, तो प्रस्तावना में आपने ये पढ़ा, अब तक जो आपने चीजों को पढ़ा उसको रिवाइज करिए कि शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, यह मैं आपको पहले दिन बताया था। दूसरी चीज आपने पढ़ा कि भारत राज्य की प्रकृति क्या है, यह आपने पढ़ लिया, यह आपने पढ़ लिया। और तीसरी चीज आपने यह पढ़ लिया कि जो भारत राज्य है, भारत राज्य है, इस राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, यह आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताइए। ये चीजें, इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब उद्देश्य में आपने क्या पढ़ा, उद्देश्य में आपने पढ़ा कि भाई जो भारत राज्य होगा यह भारतीयों के साथ क्या करेगा, न्याय करेगा, उनको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, उनको क्या करेगा, स्वतंत्रता प्रदान करेगा। बात समझ रहे हैं। और फिर आप देखोगे तो किसकी बात हुई, बंधुता सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, बंधुता सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और राज्य की जो प्रकृति है, इस राज्य की प्रकृति में आपने पढ़ा, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इतनी चीजें आपको क्या हो गई, ये आपका हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शक्ति का क्या है, सोर्स है। राज्य की प्रकृति क्या है, तो राज्य की प्रकृति में आपने देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न। फिर क्या था, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एक शब्द में जो है मिस कर गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सेकुलर पंथ निरपेक्ष। बात समझ रहे हो। और पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य,
ये क्या हो गया? राज्य की प्रकृति हो गई। डू यू गेटिंग दिस पॉइंट? इतनी चीजें आपने पढ़ ली। फिर इसी संविधान में आपने पढ़ लिया कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। कब लागू हुआ बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। देखो, मैंने जो अब तक 5 दिन में पढ़ाया उसका सार देखोगे तो यही है, उसका कंसाइज यही है कि प्रस्तावना ने हमको ये पूरी चीजें क्या की, बता दी। अब यहां पर सवाल निकल के उठता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा, प्रस्तावना का प्रयोग कैसे होगा। मतलब जो है संविधान, बात समझ रहे हो, कि व्याख्या में, संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। अब यहां पर आपसे आएगा, ये आपका विश्लेषण वाला प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैंने आपसे कहा, आपसे मैंने ये प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान जो है, इसकी जो प्रस्तावना आप पढ़ रहे हैं, यह प्रस्तावना, इसकी व्याख्या में क्या उपयोग है। तो यहां पर आपको याद होगा कि जो केशवानंद भारती केस था, ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती वाद 1973 में यह निर्णित किया गया कि संविधान के जटिल शब्दों की व्याख्या, संविधान के जटिल शब्दों की व्याख्या प्रस्तावना की रोशनी में किया जाएगा, प्रस्तावना की रोशनी में किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी प्रस्तावना के वो शब्द जहां पर किसी संविधान के शब्द की व्याख्या संभव न हो। यह 1973 है, 93 नहीं है चंदन कुमार, 1973 है, नॉट 1993। प्लीज इस बात पे क्या करो, अटेंशन दो। तो केशवानंद भारती ने यह बताया कि जब हम संविधान की व्याख्या करें और उसमें किसी शब्द पर उलझ जाएं, वो शब्द क्या हो, एम्बिगस वर्ड हो, उसका अर्थ ना निकल पा रहा हो, तो उसकी व्याख्या करते समय क्या करना है, उसकी व्याख्या करते समय हमको प्रस्तावना की शरण में जाना है। और इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल वी डिस्क्राइब या एक्सप्लेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपकी प्रस्तावना की क्या है, उपयोगिता है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि यह क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यह संविधान निर्माताओं, जिन्होंने संविधान को क्या लिखा है, संविधान निर्माताओं, बात समझ रहे हो, के दिमाग या मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। क्या है, कुंजी है। केम टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इस बात को आपको समझ में आ गई। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये कई चीजों में कहा गया। जैसे आप देखोगे केस है रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का, जिसमें यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। तो ये चीजें आपकी क्या होती हैं, निकलकर आती हैं। अब ये बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई?
हाँ यार, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बहुत सही बताया। मैं मुझसे एक जगह जो है कि त्रुटि हो गई है, 1 मिनट रुक जाओ। क्या 4A क्या बता रहे हो? नहीं यार, सही तो है, सही तो है भाई। 1 मिनट रुक जाइएगा, एक फैक्चुअल जो है डीपीएसपी हमने कहां बताया था। हम्म। हाँ, ये चीज ध्यान देना, ये जो हुआ है ये त्रुटि हो गई है, मैं इसको अभी इसको सही कर दे रहा हूं। ये जो है ध्यान देना, इसको 4A लिखना है। भारतीय संविधान का भाग 4A, वो तो राष्ट्रपति हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। क्योंकि देखो, जो आपका जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको मैं पेज ले रहा हूं, यहां पर बता दे रहा हूं। जो आपका संघ और राज्य क्षेत्र है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपके भाग 1 में है। नागरिकता जो है, नागरिकता यह भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। डीपीएसपी राज्य का नीति निदेशक तत्व, राज्य का नीति निदेशक तत्व, ये आपके भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य ये कहां पर है? भाग 4A में है। और मैंने इसको गलती से क्या किया था, 5A कर दिया था, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। क्लियर? गलती से ह्यूमन ईरर की वजह से हो गया था, उसके लिए क्षमा करिएगा। मैंने इसको यहां पर क्या किया, दुरुस्त कर दिया। तो ये 4A है। 5 से आपका क्या होता है, राज व्यवस्था शुरू हो जाती है, यानी राष्ट्रपति वगैरह आ जाते हैं। तो ये वहां पर क्या हो गया था, ह्यूमन ईरर हो गया था। चलिए, तो अब ये चीज आप समझ रहे हैं। चलिए भैया, इस चीज को आप समझ लेंगे। लागू करने की चेक जो है कि ध्यान देना यहां पर, अब इस चीज को समझो, मैं जो बता रहा हूं। जो आप 26 जनवरी 1950 लिख रहे हो, ये आपका 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी आप जो कंफ्यूज हैं, मैं आपको कंफ्यूजन बता रहा हूं। ये आप देखो क्या लिखा गया है। इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आप देख पाए ना। इसको देखिए, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप इसे क्या कर पाए, देख पाए। क्लियर? चलिए, अब इसको यकीन के साथ देखिए। ये आपका है नवंबर 1949, 26। ये ध्यान देखिए क्या लिखा गया है, 26 नवंबर 1949। बात समझ रहे हो? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजन क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। जो आप 26 जनवरी 1950 बता रहे हो, इस चीज को ध्यान देना। 26 जनवरी 1950 जो है, 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आप इसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावना बता रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो भारतीय संविधान के कुछ उपबंध ऐसे थे, जैसे नागरिकता की बात कर लो, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात कर लो, ये वो प्रोविजन थे जो 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए थे। इसीलिए 2015 में इस दिन क्या किया जाता है, 2015 में इसे घोषित किया गया संविधान दिवस। क्या घोषित किया गया, संविधान दिवस। अब किसी को डाउट? डाउट हो गया? क्लियर हो गई बात? सभी की बात, मतलब समस्या जो थी वो वाला एक ईरर हुआ था। बात समझ रहे हैं?
लेकिन डेट वाले में आपको क्या करना है, डेट वाले में आपको बिल्कुल जो है कंफर्म रहना है। कभी कभी होता क्या है समझ लीजिएगा, इसमें दिमाग में जो है हम बात कुछ समझाने के लिए सोच रहे हैं, लिख कुछ और देते हैं, तो ऐसा एरर कभी कभी हो जाता है, सबके साथ ही हो सकता है। तो वैसे जो है कि होंगे, उसको क्या किया जाएगा, दुरुस्त कर लिया जाएगा। आप उसके लिए क्या रहे, निश्चिंत रहें। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, हां, यह बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां से आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो अगली चीज क्या है, प्रियम्बल को गाइडिंग लाइन बोला जाता है। अब दो बहस यहां पर क्या होती है आपकी रहती है, इस चीज को मैं आगे आपको क्या करूंगा बताऊंगा। और वो बहस जो आपकी रहती है, उस बहस को आप जो है क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा उस बहस पे। एक बहस आपसे जो पूछी जाती है, जिस पे चर्चा आपसे आगे होगी, प्रस्तावना यहां पर कंप्लीट होता है, लेकिन अब एक बहस ये होती है, ध्यान देना, वो बहस ये होती है कि प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं, यह होता है। और दूसरी चीज यह होता है कि 42वां या प्रस्तावना भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अंग है, अंग है या नहीं, या नहीं। तीसरा सवाल यह बनता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़ा गया। और फिर आपका एक चीज आता है, ध्यान दीजिएगा, कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण की गई है। ये प्रश्न आपके हैं। दीपांशु, जो आप बात बता रहे हो, तुम भी अपनी जगह पर क्या हो, सही हो। जो डेट में तुमको अंतर आ रहा है, उसमें शब्दों में अगर हम खेलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे तुम कह रहे हो कि 26 जनवरी 1950, बात समझ रहे हो, को संविधान क्या हुआ, को संविधान लागू हुआ। यह भी क्या है, बात समझ रहे हो। और आप जो है ये कहलवाना चाहते हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ, वह अधिनियमित हुआ। ठीक, यह बात आप कहना चाहते हो। अब यहां पर आपको जो मैं बता रहा हूं, इस बात को समझिएगा। ओके, आगे से ध्यान रखेंगे आमिर भाई, आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आज के लिए क्षमा करिएगा। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, ये बात आप कहना चाहते हो, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ, अधिनियमित हुआ, बात समझ रहे हो, तो संविधान के कुछ प्रोविजन उसी दिन से लागू हो गए। और ये 26 जनवरी जो 1950 है, इस दिन संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ।
इस दिन पूर्ण रूपेण क्या हुआ, लागू हुआ। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो है कि मतलब जो कंफ्यूजन हो रहा है वो कंफ्यूजन आपका क्या होगा, दूर हो जाना चाहिए। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो? तो अब यहां पर थोड़ी हम आपसे चर्चा कर लें, बात समझ रहे हैं। पहली चीज आपकी शिकायत जो आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे थे, वो शिकायत या कमेंट ये है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न ये है, आपका प्रश्न जो है ये कल टेलीग्राम ग्रुप में सबसे ज्यादा ये प्रश्न आया था। पहला प्रश्न ये आया था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। ओके। और आपका दूसरा प्रश्न यह था कि प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं। क्लियर? इस बात को आपने क्या किया था? अब यहां पर आपका जो नोट्स कैसे बनाएं ये वाली बात है। तो देखो हमारे यहां से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। एक तो जो हमने लिखा है इस बोर्ड का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तुरंत अपलोड हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, आपको हमारी टीम के द्वारा इसी क्लास का हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स जो आपको मिल रहा है। और तीसरी चीज जो है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जब यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट या जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई टॉपिक पूरा होने पर उसका समग्र नोट, बात समझ रहे हो, प्रिंटेड फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में अंग्रेजी और प्लस हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। तो इस तरीके आप समझिए क्या है, इस चीज को आप समझिए यहां पर कि एक तो बोर्ड पीडीएफ मिल गया, हैंड रिटेन नोट्स मिल गया, और जब हमारा प्रियम्बल कंप्लीट हो जाएगा, मैं समझ रहे हो, तो हमारे प्रियम्बल के कंप्लीट होने के बाद इसका जो है 5-7 पेजों में जो प्रस्तावना का नोट्स होगा, 5-7 पेजों में यह आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसको लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड का पीडीएफ निकालोगे तो ये पीडीएफ सही आएगी नहीं, ब्लैक पर आ रहा है, व्हाइट पे आ रहा है, और जो छोटे छोटे हैंड रिटेन नोट्स हैं वो कई हैं। तो आपका खर्च कम हो और आपकी सुविधा ज्यादा बढ़े, इसके लिए क्या किया गया है कि एक फुल नोट्स दे दिया जाएगा टॉपिक वाइज। मेरी बात समझ रहे हो? तो नोट्स की समस्या आपकी इससे दूर हो जाएगी। आपको केवल पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ जो आपको महत्वपूर्ण लगे उस चीज को आप कहीं पर नोट करते रहिए। एक कॉपी अपनी एक विषय की बना लीजिए, जो चीज आपको महत्वपूर्ण लगे उसको क्या कर लीजिए, उसको अलग से आप अपना नोट करते चलिए। बात समझ रहे हो? नहीं, नोट अपना आप एक जरूर बनाओ, जो ये वाली क्लासेस चल रही हैं इसका नोट जरूर बनाओ, लेकिन उसको आप अपनी सुविधा अनुसार बनाओ। जो एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित नोट चाहिए वो तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ अपने हाथ से लिखना चाहिए, क्योंकि अपना हाथ का जो लिखा हुआ होता है, बात समझ रहे हो, वो ज्यादा समझ में आता है। बात सही है कि नहीं है? तो आप अपना एक नोट बनाते चलिए, जैसे आप अब तक बनाते आए हैं विषय का। अरे इंटर बीए किए होंगे तो उसमें नोट बनाए होंगे ना, वैसे ही करते रहिए। क्लियर? अब आप पूछ रहे हो कि प्रश्न कैसे होंगे। भैया अभी जुम्मा 5 दिन हुए क्लास के, इस पे आओ, इस वाले प्रश्न पे। तो ये बताओ, जब आपने पहली बार क ख ग घ लिखना शुरू किया था तो क्या तुरंत आप वाक्य बनाने लगे थे?
और तुरंत आप पैराग्राफ लिखने लगे थे? आंसर होगा नहीं। तो अभी अगर आप क्या करते हैं, अगर अभी आप प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी आप कंटेंट को समझिए। कंटेंट को समझने के बाद, मैं समझ रहे हैं, कंटेंट को समझने के बाद आपके अंदर इंसाइट डेवलप होगा। मैं आपको खुद एक एक प्रश्न का उत्तर यहां पर लिख के दिखाऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है। लेकिन अभी अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, ब्रेन में कुछ क्या करिए, मटेरियल भर लीजिए। बात समझ रहे हैं? जब ब्रेन में आपके कुछ मटेरियल चल जाएगा तब तो उसको अभिव्यक्त कर पाओगे। तो इसलिए अभी इसकी चिंता मत करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसकी आंसर राइटिंग आपसे कराएंगे, खुद क्लास में एक आध प्रश्नों का उत्तर लिख के दिखाएंगे बोर्ड पर। अब क्या चाहते हो बताओ? अब तो खुश हो? हाँ, हैंड नोट्स सेल्फ ही ठीक है। हाँ, बिल्कुल अपना आपको बनाना चाहिए। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं करेंट अफेयर्स पर। तो करेंट अफेयर्स का नोट्स अभी आपको नहीं बनाना है, नोट कर लीजिए। करेंट अफेयर्स की क्लास का नोट नहीं बनाना है। नहीं बनाना है, मैं जिम्मेदारी के साथ यहां पर आपको लिख दे रहा हूं। मैं समझ रहे हो क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि जब करेंट अफेयर्स की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स है, तो 6 दिसंबर से पहले जब आपका नवंबर महीना आएगा तो मैं पूरे करेंट अफेयर्स की घटनाओं को, पिछले 1 वर्ष की घटनाओं को रिवाइज कराऊंगा। पूरे 1 वर्ष की जो मैं डेली पढ़ा रहा हूं इसको फिर से रिवाइज कराऊंगा मंथली। और पूरे 1 वर्ष की करेंट अफेयर्स की नोट्स मैं तैयार करके दूंगा आपको प्रिंटेड फॉर्म में। आप डेली काहे 80 पेज का नोट्स बनाने के चक्कर में पड़े हैं? 5-5, 6-6 क्लास हो रही है, आप करेंट का नोट्स मत बनाइए। मैं अपने जो है पुराने बैच में भी बच्चों को बताया हूं, आपको भी बताया हूं। क्यों? क्योंकि इसका क्या होगा, रिवीजन होगा मंथली बेसिस पे। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज इसका आपको वार्षिकांक दिया जाएगा। मतलब पूरे 1 साल की घटनाओं की मैगजीन कह लीजिए या नोट्स कह लीजिए, आप उसको निकाल के पढ़ लीजिएगा। डेली नोट्स बनाओगे तो आए हो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए, बन जाओगे नोट्स कलेक्टर। तो नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, क्या बनना है? डिप्टी कलेक्टर बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। तो नोट के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। करेंट अफेयर्स की समस्या का समाधान हमने आपको क्या किया, बता दिया। अब जैसे कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे वाली जो करेंट अफेयर्स की क्लास होगी ये केवल एमसीक्यू की होगी। अब इसमें पिछले 1 हफ्ते के दौरान हमने जितना करेंट अफेयर्स पढ़ा है उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कल होगी सुबह। क्लास कैसे चलती है ध्यान देना, मंडे से फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक करेंट अफेयर्स की क्लास चलती है और सैटरडे को पूरे हफ्ते की क्लास का रिवीजन होता है। मैं समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सब आपका रिवीजन होता चलेगा। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े? टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पर आपने ऐप में कोर्स परचेज किया है वहीं पर उसका लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। तबस्सुम मैंने आज ही पीपीटी को बड़ा कर दिया है, आज की पीपीटी आप देख लेना। मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, करेंट अफेयर्स की क्लास सभी लोग करें सिवा, क्योंकि करेंट अफेयर्स की क्लास से आपका अप्रोच डेवलप होता है, आपका सोचने का तरीका बनता है, आप ओपिनियन डेवलप करते हैं। सचिन बता तो दिए कैसे जुड़ोगे, ऐप पर जुड़ने का तरीका बता दिए, ऐप पर लिंक है, उस लिंक पर जाओगे जुड़ जाओगे। ओके, पीवाईक्यू आप ले सकते हैं, पीवाईक्यू आप ले सकते हैं। आपका जो डाउट होगा टेलीग्राम पर आप पूछ लीजिएगा,
या आप टेलीग्राम पर जाओगे तो जो मेरा टेलीग्राम आईडी है, जो कल सबसे ज्यादा मैसेज हमने किया है, हमको अपना डाउट भेज दोगे, हम उसका जवाब दे देंगे। ओके, अब यहां पर ये कहो कि सर हो जाएगा ना सिलेक्शन, अब मुझसे कहो कि सर ज्वाइन लेटर दे दीजिए। अब इतनी हमारे अंदर क्षमता होती कि हम आपको ज्वाइन लेटर दे देते, तो फीस जमा करवाते, ज्वाइन लेटर देते, काहे पढ़ाते। तो सिलेक्शन आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आज क्लास नहीं है इकोनॉमी की, हमने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। तो अब मुझे क्या करिए, प्लीज इजाजत दीजिए। आज क्लास क्या होगी, करंट की क्लास सुबह 8 बजे होती है। करंट की क्लास सुबह 8 बजे होती है, यूट्यूब पर होती है। करंट की क्लास सुबह 8 बजे 8 AM पर प्रतिदिन सोमवार से शनिवार यूट्यूब पर होती है। तो चलिए मुझे क्या करिए, इजाजत दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।